हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आज जो हम लोग MCQ सॉल्व करने वाले हैं वो साइंस के 20 MCQs हैं। तो जो टॉपिक है, हम लोग क्या है MCQs को टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं ताकि कौन से टॉपिक से कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। और क्या है, चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ने से आपके माइंड में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो जो आज का हम लोग का साइंस का टॉपिक है, हृदय तथा यकृत, मतलब हृदय और यकृत के MCQs आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उसका अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा है, हृदय में सर्वप्रथम रक्त पहली बार किस कक्ष में प्रवेश करता है? ये आपके यूपीएससी में पूछा गया है। यूपीएससी में पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि हृदय में सर्वप्रथम रक्त पहली बार किस कक्ष में प्रवेश करता है? तो जो आपका राइट आंसर है वो है दाया आलिंद। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका ये जो हृदय होता है इस आकृति का होता है, ये आपका सेप्टम होता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, ट्राइस्कस्पिड वॉल होता है। ये फर्स्ट चैम्बर और ये आपका सेकंड चैम्बर, ये थर्ड चैम्बर और ये होता है फोर्थ चैम्बर। तो जो आपका ये वाला जो चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर है, इसको बोलते हैं दाया आलिंद। और ये जो है, ये थर्ड नंबर जो है इसको बोलते हैं बाया आलिंद। देखिए, ये जो है स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप अपने अनुसार फर्स्ट को थर्ड, थर्ड को फर्स्ट नहीं बोल सकते। आपको फर्स्ट इसी वाले चैम्बर को बोलना है, मतलब इसी को बोलना है। सेकंड इसी को बोलना है, मतलब इसी को बोलना है। थर्ड इसी को बोलना है, मतलब इसी को बोलना है। और गाइस, मैंने ह्यूमन हार्ट्स और यकृत के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग भी मेरा वीडियो अभी तक, यकृत और हार्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को डाल दिया है। गाइस प्लीज़ जाके देखिए उसको। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, हृदय में सर्वप्रथम रक्त कौन से कक्ष में प्रवेश करता है? तो दाया आलिंद। इसको फर्स्ट चैम्बर भी बोल सकता है, फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट कक्ष, है ना। या इसको दाया आलिंद भी बोल सकता है। तो गाइस समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि हृदय में दूसरी बार रक्त किस कक्ष में प्रवेश करता है? तो हृदय में सेकंड टाइम जब ब्लड जो इंटर करता है वह करता है बाया आलिंद में। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हार्ट का डायग्राम बनाया था। ये सेप्टम हो गया, ये ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, ये फर्स्ट चैम्बर, ये सेकंड चैम्बर, ये थर्ड चैम्बर और ये बाइकस्पिड वॉल होता है। ये बाइकस्पिड वॉल और ये फोर्थ चैम्बर, है ना। तो ये है, ये देखिए ऊपर के जो दोनों चैम्बर होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं। ये वाला होता है आपका दाया आलिंद और ये होता है आपका बायां आलिंद, है ना। तो सेकंड टाइम जब ब्लड इंटर करता है हार्ट के अंदर, मतलब हृदय के अंदर जब सेकंड टाइम इंटर करता है तो कौन से चैम्बर में? तो थर्ड चैम्बर या इसको बाया आलिंद भी बोलते हैं। ठीक है, ये जब बाया आलिंद में जब ब्लड आता है तो ये फिल्टर होके आता है। फिल्टर मतलब एक प्रकार से शुद्ध रक्त आता है ना। और ये जो थर्ड चैम्बर में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? तो लंग्स से होते हुए आता है, ऑक्सीजन रहित, मतलब उसमें ऑक्सीजन रहता है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा है हृदय में दूसरी बार रक्त किस कक्ष में प्रवेश करता है? तो बाया आलिंद में। देखिए, पहली बार कब प्रवेश करता है वो यूपीएससी में पूछा गया है, लेकिन अभी तक ये पूछा नहीं गया कि सेकंड टाइम कब कहाँ पे इंटर करता है। तो हो सकता है मे बी आपके यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में पूछ ले, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? ऑप्शन दिया है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, शुद्ध व अशुद्ध दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो धमनी और शिराओं के माध्यम से होता है। तो शुद्ध रक्त जो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिगमन होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। तो उस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देखिए, कब कब पूछा गया है? एसएससी में पूछा गया है, रेलवे का ग्रुप डी और ग्रुप सी में, और एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, शिराओं में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो देखिए, धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त का परिगमन होता है, और शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिगमन होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सीजीपीएससी और यूपीपीएससी में पूछा गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, मानव हृदय में कितने भाग होते हैं? मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये हार्ट का डायग्राम बनाया था। ये सेप्टम, ये पहला चैम्बर, ये सेकंड चैम्बर,
ये थर्ड चैम्बर, ये फोर्थ चैम्बर, तो कुल कितने कक्ष हो गए? तो 4। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब बढ़िए 5वां नंबर क्वेश्चन, SA नोड। देखिए जो SA नोड का कार्य क्या होता है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा जो हार्ट है वो क्या होता है, एक निश्चित इंटरवल पे क्या होता है, धड़कता है, मतलब संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है। तो किसके कारण होता है? वो SA नोड के कारण ही होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो SA नोड होता है वो क्या, एक विशेष प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है SA नोड। SA नोड एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है, हार्ट इसीलिए धड़कता है। तो जो SA नोड का क्या कार्य है, ये विद्युत आवेग, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और जो SA नोड है, SA नोड, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है? तो इसकी स्थिति होती है हृदय में होती है, हृदय में ये स्थित होता है। ठीक है, ये आपकी UPSC, UPPSC और SSC में पूछा गया। गाइस मैंने हृदय, हार्ट के ऊपर अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, जो लोग भी अभी तक नहीं देखे तो गाइस प्लीज़ जाके देखिए, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस किया गया है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, डिस्क्राइब रूप से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िए। मानव हृदय से कितने प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? आपके SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे रेलवे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव हृदय से कितने प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो देखिए जो मानव हृदय से जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है वो कौन सी, कितने प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? 4। एक है लव, एक है डव। देखिए लव और डव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हम लोग 4 ध्वनि उत्पन्न होती है, और केवल हम लोग 2 ही ध्वनि को सुन पाते हैं। कौन से? एक लव, एक डव। और बाकी 2 ध्वनि क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। और आपको पता है कि यदि ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उस ध्वनि को भी हम नहीं सुन पाएंगे, है ना। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो देखिए मानव हृदय में कितने प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 4 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। लव और डव को हम सुन पाते हैं, बाकी जो 2 ध्वनि है उसको हम नहीं सुन पाते। देखिए लव और डव को भी हम स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन पाते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो देखिए जो हृदय के धड़कने का कारण क्या है? SA नोड, है ना, SA नोड, है ना। अब देखिए SA नोड के कारण ही हमारा हृदय धड़कता है। कई बार क्या होता है, वृद्धावस्था में SA नोड क्या होता है, थोड़ा उसके फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन आ जाता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी धड़कने लगता है या बहुत लेट से धड़कता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करने का जो इंटरवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए इसको नियंत्रित कौन करता है? तो पोटेशियम करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पोटेशियम, है ना। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम नियंत्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से उच्च रक्तचाप किसे कहेंगे? ये 2 बार पूछा गया है आपके SSC रेलवे में। तो देखिए 140, 130, देखिए ये क्या है, इसको क्या है, ये एक एवरेज, आपका एक क्या है, एवरेज, है ना, ब्लड पंप माना जाता है, मतलब कि ये मध्यम रक्तचाप माना जाता है। लेकिन जब 150 प्लस हो जाता है, 150 या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उच्च रक्तचाप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उच्च रक्तचाप हम कब कहेंगे? उच्च रक्तचाप हम तभी कहेंगे जब किसी का ब्लड प्रेशर 150/90 mmHg होगा, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसे निम्न रक्तचाप कहेंगे? तो देखिए 105/108, देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 100/90 mmHg। सेकेंड ऑप्शन है आपका 105/80 mmHg, 110/90 mmHg, 120/90 mmHg। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 110/90 mmHg। देखिए 110/90 mmHg से जब आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तभी आप बोला जाएगा कि आपको निम्न रक्तचाप है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आरबीसी के विखंडन के उपरांत कौन से 2 उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है? तो देखिए आरबीसी के विखंडन के उपरांत 2 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। एक होता है बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलिबर्डिन।
ठीक है। बिलरुबिन और बिलबर्डिन, देखिए इनका विखंडन कहाँ पे होता है, तो इनका विखंडन होता है आपके यकृत में और प्लीहा में। लेकिन यकृत और प्लीहा में इसका विखंडन होता है। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन के दौरान जब लीवर में इन्फेक्शन होता है तो ये बिलवर्डिन और बिलरुबिन और बिलबर्डिन पूरे शरीर में फैल जाते हैं और यही पीलिया के लिए, जॉइंडिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो आपका आरबीसी के विखंडन के उपरांत कौन से दो उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, तो बिलरुबिन और बिलबर्डिन। आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आरबीसी का विखंडन कहाँ कहाँ पे होता है, तो आरबीसी के विखंडन के उपरांत कौन से दो उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, बिलरुबिन व बिलबर्डिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो है यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे छोटी स्टेपिस, है ना। और यदि यहीं पे ये पूछ लेता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए आप ये सब नोट करते चलिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है, फिर इधर देखिए एसएससी रेलवे वगैरह में पूछा गया है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। पहले तो आप जानिए कि हिपेरिन है क्या। हिपेरिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि क्या करता है कि जो कि हमारे ब्लड में क्या करता है, हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग होने से बचाता है। मतलब हमारे जो शरीर में जो जो रक्त बह रहा है, रक्त का परिगमन हो रहा है, उस रक्त में थक्का बनने से जमाने से रोकता है ना। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के पीछे का आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए, है ना, तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में आपको भी। यदि सिंपल फॉरवर्ड चीज़ में आपको रटना ही है तो फिर क्या मतलब पढ़ने का, है ना। तो क्या है, चीज़ों को उसके पीछे का लॉजिक भी समझते चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अमोनियस को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है यकृत, है ना। सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, पीसीएस लेवल में ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, या ये भी पूछ सकता है लाल रक्त कणिकाएं। तो सबका मतलब एक ही है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए भ्रूणावस्था में यॉर्क सेल में क्या होता है, यॉर्क फर्स्ट मंथ के दौरान जो भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यॉर्क सेल में होता है, 2nd to 3rd मंथ में लीवर में होता है, और 4th to 9th मंथ में कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। तो मतलब क्या है कि समय के साथ सब में हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, यॉर्क सेल में 1st मंथ के दौरान, 2nd से 3rd मंथ के दौरान लीवर में, 4th to 9th मंथ के दौरान प्लीहा में होता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में 2 से 3 तीसरे महीने के दौरान आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा होता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, 1st मंथ में यॉर्क सेल, है ना, 2nd to 3rd मंथ में कहाँ होता है, लीवर में होता है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि भ्रूण अवस्था में प्रथम माह के दौरान आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यॉर्क सेल में होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्या है डिस्कस कर लिए हैं पिछले क्वेश्चन में। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कफर्स सेल कहाँ पाई जाती हैं, आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन है। देखिए कफर्स सेल्स जो होती हैं वह होती हैं आपके यकृत में। ठीक है, यकृत में होती है। क्या होता है कि जब भोजन में क्या होता है, जब भोजन में बहुत सारे क्या होता है, विषाणु आ जाते हैं, विषाणु वायरस या अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, तो उनको क्या ये कफर सेल्स क्या करती है, उनका भक्षण करने का काम करती हैं। या एक ऐसे समझ लीजिए, जो अनप्रोडक्टिव चीज़ जो हमारे भोजन के साथ जब हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो उनको क्या करती है, उनको कफर सेल्स क्या करते हैं, उनको नष्ट कर देती हैं, है ना। तो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो यकृत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यकृत। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। देखिए मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि एंजाइम व हार्मोन्स दोनों का स्त्रावण कर रही हों। तो जो अग्नाशय मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो कि हार्मोन्स का भी स्त्रावण करती है और एंजाइम का भी स्त्रावण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अग्नाशय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंसुलिन का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये, यहाँ पे मेंशन मैंने भले नहीं किया है लेकिन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इंसुलिन का जो निर्माण है वो होता है अग्नाशय में होता है। देखिए अग्नाशय में लैंगरहिंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे बीटा सेल के माध्यम से अग्नाशय में, बीटा सेल के माध्यम से अग्नाशय में किसका निर्माण होता है, तो इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, ये रहा हम लोग का आज का वीडियो। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को गाइस प्लीज़ लाइक कर देना और अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि आपका रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है हमारे लिए। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और गाइस जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर देना, ताकि जो भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या है मेरी वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। तो तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए।